ठीक है जी। हेलो आलोक, हेलो खुशी। यस सर। बच्चे तुमने पहली क्लास नहीं की तो इसमें हम थोड़ा सा आगे हैं। ठीक है सर, तो कोई नहीं। आपको एक क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी, उसकी वीडियो होगी, रिकॉर्डिंग देख लेना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। राइट। नहीं सर, कोई नहीं, मैं ये वाली देख लूंगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, और खुशी भी नहीं थी शायद लास्ट क्लास में, है ना? यस सर। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में सबसेट्स पढ़े थे, वो आप वीडियो एक बार देख लेना सबसेट्स वाली। थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी दूंगा आज की चीज, आज के क्लास के दौरान जो भी सबसेट्स के डिस्कशन आएंगे। ओके। अब ओके, अब आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक वेन डायग्राम। बट बिफोर वेन डायग्राम हमें एक टॉपिक पढ़ना है, इंटरवल्स। इंटरवल्स चलिए जी, सबसे पहले तो इंटरवल्स देख लेते हैं एक बार। बट इंटरवल्स देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज मैं आपके सामने इसे लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज फ्रॉम 1 to 5। तो इसका क्या मतलब होगा? x के क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? x सर नेचुरल नंबर है और बोलो आलो, बोलो आलो, क्या क्या आंसर होने चाहिए इसमें? x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकती है। तो 1 से और 5 तक कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं? चेतना, खुशी, एनीवन? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, करेक्ट बात है। बट अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज फ्रॉम 1 to 2, इसका आंसर क्या दोगे? पहले समझ लो क्वेश्चन को। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे बोला था x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकती है। तो हमने x की वैल्यू लिख दी, 1 हो सकती है, 2 3 4 5, कुछ भी हो सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि x रियल नंबर होगा और x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकती है। कैसे सर लिख के बताएंगे? सर 2। 2, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं x की? चेतना, खुशी? 1 और 2 सर। रियल नंबर 1 और 2 के बीच में सिर्फ 1 और 2 ही आते हैं क्या चेतना? 1 सर। नहीं, 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में तो बच्चा 1.1 भी होगा, 1.111 भी होगा, 1.14 भी होगा, 1.2 भी होगा, √2 भी होगा, इनफैक्ट √3 भी होगा। ये सब 1 से 2 के बीच में ये नंबर्स, राइट। 2/3 भी होगा। नहीं सर, ये 2/3 नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में 2/3 तो। बट ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि 1 से 2 के बीच में है और रियल नंबर्स। 1 भी होगा, 2 भी होगा, क्योंकि इक्वल्स टू लगाया हुआ है, राइट। इस बार हम आंसर को लिख के नहीं दिखा सकते बच्चा, प्रॉब्लम ये है। पहली चीज तो आप ये रियलाइज करिए कि यहां पे हम x को लिख के नहीं दिखा सकते, क्योंकि देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। इसको ऐसे लिखो, देयर विल बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स
between 1 and 2. So we cannot write this. सर तुम पाई नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? पाई। पाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, 1 से 2 के बीच में नहीं आएगी। सॉरी सर, एम्प्टी सेट नहीं कह सकते सर। अच्छा फाई क्यों? ये तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे भाई, ये हमसे कह रहा है एक्स की वैल्यू एम्प्टी सेट का मतलब तो ये होता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, यानी कि कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो 1 और 2 के बीच में आ रहा है या 1 और 2 के इक्वल है। क्या ऐसा है आलोक? आई थिंक देर आर हमने तो देख बोले ही है, देर विल बी इनफाइनाइट रियल नंबर। यस सर। ये फाई का है, फाई होता तो यानी कि एक भी नंबर नहीं होना चाहिए था इसका आंसर। यस। समझ आई बात तेरे को? फाई तो नहीं है ये क्लियरली। बट अब हम इसको लिख के कैसे दिखाएं? तो इसको जो ऊपर वाली चीज हमने लिखी थी उसको लिखने के लिए हमारे पास तरीका था सेट्स का। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है और x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, तो x जो हो सकता है वो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है। बट अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है और x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो इस चीज को लिखने का तरीका बच्चे ये नहीं होता है। इस चीज को लिखने का तरीके के लिए हम यूज करेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हम इनको लिख के नहीं दिखा सकते। तो कैसे लिखेंगे जी? इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 to 2, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकती है, और ये जो बिग ब्रैकेट्स लगे हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। पहले वाले पे भी बिग ब्रैकेट लगा, यहां पे भी, और अंदर की तरफ इसका फेस है। दूसरे वाले पे भी बिग ब्रैकेट लगा, इसका भी फेस अंदर की 2 की तरफ कोई है, तो यानी कि ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है दैट x कैन बी 1 और 2 और कैन बी एनीथिंग बिटवीन 1 and 2। x की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है, 2 के बराबर भी हो सकती है, और 1 और 2 के बिटवीन कुछ भी हो सकती है। जितने भी नंबर 1 से 2 के बीच में आते हैं सब के सब, राइट? क्या ये बात समझ आई आलोक? यस सर। चेतना? यस सर। खुशी? ये बात क्लियर हुई बच्चे? ओके। अब एक दूसरी चीज भी देखो। इंटरवल्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसको हम लिख के नहीं दिखा सकते, तो इंटरवल की फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब मान लो मैंने ऐसा लिखा होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x है 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो इसमें और फर्स्ट और सेकंड में क्या कोई डिफरेंस है? फर्स्ट और सेकंड में क्या कोई डिफरेंस है? फर्स्ट वाले में x की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती थी, सेकंड वाले में x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, राइट? 1 पे इक्वल्स टू नहीं लगा है, तो इसका ये मतलब है कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू 1 to 2। 1 पे देखो मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज करा है, 2 पे मैंने बिग ब्रैकेट यूज करा है। इसका ये मतलब 1 पे इक्वालिटी नहीं है, 1 के बराबर नहीं हो सकती इस बार वैल्यू, 1.0000001 हो सकती है, बट 1 नहीं हो सकती। और इसी चीज को दूसरा तरीका है लिखने का, ये x बिलोंग्स टू 1 to 2, यानी कि आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओ या बिग ब्रैकेट का फेस बाहर की तरफ ओपन कर दो, इसका भी यही मतलब है। और इसको हम बोलेंगे ओपन, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, तो ये हो जाएगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सर लेकिन इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना किससे? सर, कि हम ओपन रखें या क्लोज, इससे कुछ फर्क भी पड़ता है? ओपन इंटरवल का मतलब है इक्वल नहीं है वैल्यू, क्लोज्ड का मतलब है इक्वल है वैल्यू इसकी। ठीक है सर। जैसे मान ले, जैसे ये लिखा, देख मैंने तीसरा केस दिखा रहा हूं, x की वैल्यू इस बार 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल नहीं है। 2 के साथ ये नीचे डंडा नहीं लगा है, वो बार नहीं लगा है, तो यस इसका सर। मतलब हुआ कि x की वैल्यू 1 के तो बराबर हो सकती है, यानी कि 1 पे क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, 2 पे ओपन इंटरवल होना चाहिए। या फिर इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज्ड इंटरवल और फिर 2 पे ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल को इस बार हम दूसरी शेप से बना रहे हैं। दो शेप है दिखाने की ओपन इंटरवल को, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं।
इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। पहले वाले पे क्लोज्ड है, दूसरे वाले पे ओपन। सिमिलरली एक और लास्ट केस, जब दोनों के बराबर नहीं होगी। जब दोनों के बराबर नहीं होगी तो बोले तो ये x की वैल्यू इन बिटवीन 1 to 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 2। और इसका मतलब है ओपन ओपन इंटरवल, दोनों पे ओपन इंटरवल। अगर आप समझना चाहते हैं इसको रीड करने का तरीका, तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2। x belongs to open interval 1 to open interval 2। क्या ये सारी बातें समझ आई? आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, अब एक दूसरा केस देखते हैं। जो लास्ट केस यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हो सकती है। देखो रियल है अंदर, अगर नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स थे तो हम उन्हें लिख के दिखाई देते या इंटीजर्स होते, बट रियल नंबर्स को लिख के नहीं दिखाया जा सकता। प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे रियल नंबर्स लिखोगे, इनफाइनाइट है। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस बीच में ब्रेक हुई थी शायद। यस सर, ऑडिबल हो। ठीक है, तो इंटरवल की जरूरत मैं ये कह रहा था तब पड़ी हमें जब हमारा आंसर रियल नंबर्स के टर्म्स में आ रहा था, क्योंकि रियल नंबर्स इनफाइनाइट है तो उनको हम लिख के नहीं दिखा सकते। इसी रियल ठीक नंबर्स है का सर। आंसर के लिए हमें इंटरवल्स देना पड़ेगा। बट अगर नेचुरल नंबर, इंटीजर या फिर होल नंबर होता, तब हम इसको नॉर्मली अपने काम को कर सकते थे, आंसर लिख के ऐसे सेट की फॉर्म में बता देते। बट जब रियल नंबर्स आएगा तो आप लिख के नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो उस केस में आपको इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखो लास्ट वाला केस, इसमें कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि इंटरवल तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। x की वैल्यू है 1 से लेकर 10 एंड 1 से 10 के बीच में 2 और 3 नहीं होगा। x की वैल्यू 2 और 3 नहीं होगी इसके बीच में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 10, ना 1 के इक्वल है ना 10 के इक्वल है, दोनों पे ओपन इंटरवल लगा है, माइनस या एक्सेप्ट 2,3। मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी रख दीजिए एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज, 2 और 3 मत रखिएगा बस। इसका मतलब ये है, या ऐसे देख लो x बिलोंग्स टू 1 to 10 माइनस 2,3। आप इसमें से बस 2 और 3 हटा दो, 1 से 10 के बीच में 2 और 3 भी आ रहे होंगे, वो दोनों वैल्यूज नहीं हो सकती, तो उसको लिखने का तरीका है ये काम आएगा आपके आगे आगे चलते हुए। x बिलोंग्स टू 1 to 10 एक्सेप्ट 2 and 3, ये होते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास रियल नंबर्स में आंसर देना होगा। जब जब ये काम आएगा, जब जब ये चीज हमसे पूछी जाएगी, तो हम इसको यूज कर लेंगे। चलिए जी, फिर नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। कैन आई रब दिस? आप नोट कर चुके हैं इसको? यस। किसी का भी बचा है हैंड रेज करके बता सकते हो बस आप, मैं समझ जाऊंगा। ओके, चलिए जी, अब एक बात और समझिए।
पहले तो समझिएगा जरा वेन डायग्राम क्या होते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बोले तो मतलब होता है वेन डायग्राम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को आपने दो तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख लिया है, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। मान लो आपका कोई सेट है, रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको लिख के दिया 1, 2, 3, तो एक इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3 जो कि रोस्टर फॉर्म हो गई, और एक आंसर इसका बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब बात करते हैं जरा वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम भी सेट्स को दिखाने का एक तरीका ही है। वेन डायग्राम बोले तो या तो ओवल शेप या सर्कुलर शेप हम बना देते हैं कुछ भी, इसको हम वेन डायग्राम बोल देते हैं जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है। और इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई सेट है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, हम ऐसे लिख के दिखा दें, तो ये भी एक तरीका ही है सेट को दिखाने का, बस डायग्राम की फॉर्म में हमने दिखाया, सिर्फ इतना सा चेंज हुआ यहाँ पे। सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि हमने अपने सेट को ऐसे सर्कल के अंदर लिख दिया और सर्कल के अंदर एलिमेंट लिख के दिखा दिए कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये एक वेन डायग्राम हो गया जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3। तो वही चीज है, बस अपना डायग्राम से एक बार दिखा दिया, सिर्फ इतना सा फर्क है। लास्ट क्लास में क्या हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था चेतना? चेक कर ले और बता मुझे क्या हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था। नो सर। ठीक है, चलिए जी समझ लीजिए फिर आप यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और साथ साथ सबसेट भी समझ लीजिए एक बार क्या होते हैं सबसेट्स एंड सुपरसेट। चलो यूनिवर्सल सेट से पहले फिर सबसेट समझो। अ सेट बी इज सेड टू बी, चेतना तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होगी, सबसे पहले तो आप इसको लिखिए फिर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। A set B is said to be a subset of A, a subset of set A, if all the elements of set B are present in set A. And we write it as A is a subset of B. Yes, sorry, B is a subset of A. मेरे साथ समझिएगा जरा इसको। मान लो मैंने दो सेट लिखे आपके सामने, एक सेट है ए, एक सेट है बी। ए सेट है मान लीजिए कोई 1, 2, 3, 4, 5, और बी सेट है कोई 1, 2। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, तो आई कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या बी के पास कौन कौन से एलिमेंट्स 1 एंड 2? 1 और 2 ए के अंदर भी है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी are present in set A, as all the elements of set B are present in set A, it implies that B is a subset of A. यहां पे मैं बोल सकता हूं B A का एक सबसेट है, यानी कि B पूरा का पूरा A के अंदर आ रहा है। अगर एक भी एलिमेंट B के पास ऐसा होता
जो ए के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। मान लो मैं बी को लिख देता 1,2,6, इसी जगह मैं बी को लिख देता 1,2,6, तो भैया बी ए का सबसेट नहीं होता। क्या ये बात समझ आई आलोक एंड खुशी? एक बार रिपीट कर दो, आपका वो आवाज जो है बहुत ब्रेक कर रहा था बीच में। अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि देख, अगर हमारे पास बस कोई ये एक सेट है, अगर हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है, राइट, और वो हमें पता करना है दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे, जैसे कि सपोज यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी के पास 1,2 है, मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये ए का सबसेट है, तो ये ए का सबसेट तब होगा जब बी के एलिमेंट्स यानी कि 1,2 ए के अंदर भी आ रहे होंगे, और 1,2 ए के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बी एक सबसेट है ए का। बट अगर यहीं पे ही मान ले मैं ये बोल देता कि बी की जगह रख दीजिए 1,2,6, इन दैट केस बी ए का सबसेट नहीं होता, क्योंकि बी के पास एक एलिमेंट होता 6 जो कि ए के पास नहीं है। क्या आप क्लियर हुआ आलोक? आलोक एंड खुशी? गाइस एम आई ऑडिबल? मुझे लग रहा है तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरी तरफ से नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. एम आई ऑडिबल? अभी पहले मेरे को ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अच्छा, मेरे को समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि तुम्हारी भी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो जब भी तुम बोलते हो तो तुम्हारी वॉइस ब्रेक होके आ रही है मेरे पास। ओके, चलो मेरे को चेक करके बताओ क्या ये सबसेट है? बताओ इसका आंसर। क्या बी ए का सबसेट है? करेक्ट बात है आलोक। खुशी, क्या बी ए का सबसेट है बच्चे? No, sir. करेक्ट। क्या बी है? Yes, sir. राइट, दोनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं अलग अलग, और आप बता सकते हैं चेक करके। अच्छा, एग्जाम्पल लिखो और साथ साथ मेरी एक बात सुनो। अगर बी ए का सबसेट है, अगर है तो, अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर बी ए का सबसेट बन गया यानी कि बी के पास जो एलिमेंट्स है वो ए के पास भी है सारे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी का सुपरसेट है। इफ बी इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। इस चीज को नीचे लिख लीजिए, अलग दूसरी डेफिनेशन है। यूनिवर्सल सेट अभी पढ़ेंगे, उससे पहले सुपरसेट की डेफिनेशन। बिल्कुल ऑपोजिट टर्म्स है दोनों। सो इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। बी यहां पे सबसेट बोला जाएगा, सर मुझे एक डाउट है। और ए यहाँ पे सुपरसेट बोला जाएगा। बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो, एक सेकंड बस मैं ये कंप्लीट कर दूं बात, आप पूछ लो बिल्कुल डाउट। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। ये सी के तरीके का सिंबल है, मतलब ये ऊपर सी था, ये उल्टा सी बन गया है बस। हाँ जी आलोक पूछिए। सर ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, लेकिन बी ए का सबसेट है, बस इतना है ना? बिल्कुल
बिल्कुल। ठीक है बी सर। ए का सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट है, ऐसे समझ। बी को बोलेंगे सबसेट, जैसे ये जो यहाँ पे ए और बी लिखे हुए हैं ना, देख एग्जाम्पल में, ये ए सुपर सेट है, बी सबसेट है। समझ आई बात? यस सर। ओके। तो अगर एक चीज दूसरे का सबसेट है तो दूसरी चीज पहले वाले के लिए सुपर सेट बन जाएगी। तो मतलब सर इस वाले एग्जांपल में ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। बिल्कुल। लेकिन फिर सर हम ए को बी का सबसेट नहीं कह सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है सबसेट सर। होगा छोटे वाला, सुपर सेट होगा बड़े वाला। यस सर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, क्या बी ए का सबसेट है? यस सर। तो हम बोलेंगे here all the elements of B here all the elements of B are present in A. It implies that B is a subset of A. Subsequently, A is a superset of B. ए बी के लिए सुपरसेट बोला जाएगा अगर बी ए के लिए सबसेट। कूल, पूरा नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और बात बाय द वे, कि आप स्क्रीनशॉट मत लिया करो, मतलब ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट द पॉइंट इज कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप भूल जाते हो उसे लिखना। आप नोट्स कंप्लीट रखा करो पूरे, बार बार 2 बार मेहनत क्यों करनी है। तो अपन नोट्स बनाएंगे जिससे कि हम जब भी बाद में उसे पढ़ें तो आराम से देख पाए। स्क्रीनशॉट मिलते नहीं, भूल जाते हैं, उससे चीजें समझ नहीं आती। फिर अभी हम अच्छे से समझ के लिखेंगे तो ये चीज फिर हमारे दिमाग में रहेगी, याद रहेगी। तो मैं आपको सफिशिएंट टाइम देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिखते रहा करो साथ साथ सारी चीजें। और आप एक बार ही बोल के भी लिखा करो खुद से, तो बोल के लिखोगे तो आपका अगर कोई डाउट भी है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो आपको समझ आ जाएगी। तो इसलिए हमेशा नोट्स जरूर कंप्लीट करने और साथ ही के साथ करने, ऐसे नहीं कि हम उन्हें पेंडिंग छोड़ दे रहे हैं। हाँ जी, हटा दूं? नोट कर लिया सभी ने? कोई बच्चा है तो हैंड रेज करके बता सकता है मेरे को। ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले थे यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? तो पहले तो समझ लो मेरे साथ, फिर लिखेंगे। मान लो ये सेट ए है, ये है 1 2 3 4। ये कोई सेट बी है जो कि है 2 7 8। फिर एक सेट सी है जो कि है 3 4 5 6। ठीक है, 3 सेट की हम बात कर रहे हैं, एक ए सेट है, एक बी सेट है, एक सी सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है, अगर किसी भी सेट के लिए हम यूनिवर्सल सेट लिखना चाहते हैं
तो हम ऐसा सेट लिखना चाहते हैं जो उसके लिए सुपर सेट हो। यूनिवर्सल सेट इज नॉट फिक्स्ड। यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट है, नहीं। यूनिवर्सल सेट का मतलब है, अगर ए के यूनिवर्सल सेट की बात करी जाए तो ऐसा सेट जो ए के लिए सुपर सेट हो। अब देखो, ए के लिए सुपर सेट बहुत सारे सेट बन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। मतलब ए के लिए कोई भी वो सेट सुपर सेट होगा जिसके अंदर 1 2 3 4 तो आ ही रहे हैं, अब और कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, राइट। बी के लिए कोई भी सुपर सेट वो होगा जिसमें 2 7 8 तो आ ही रहे हैं, 2 7 8 के बाद कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो यूनिवर्सल सेट इज नॉट फिक्स्ड। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्स की तरह है, जैसे यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आता है ऐसे यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट आते हैं। तो अगर किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है उस सेट का सुपर सेट हम लिखना चाहते हैं, राइट। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? आलोक? यस सर। ओके। तो अगर मैं आपको एक एक ऐसी अभी बता रहा हूं जनरल कोई बात, कि मान लो मैं ए के लिए कोई यूनिवर्सल सेट लिखना चाहता हूं, U1 इसको नाम दे रहा हूं, मैं पहला यूनिवर्सल सेट बना के दिखाना चाहता हूं, तो 1 2 3 4 इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब कुछ और हो या ना हो, पर इतने एलिमेंट्स तो होने चाहिए उसके अंदर। ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट ही है बाय द वे। ये देखो जो मैं लिखने वाला हूं, चाहे तुम कितने नंबर्स लिख लो, ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट ही है। मतलब इसी के लिए बहुत सारे सेट यूनिवर्सल सेट है, बट एक कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो। क्या कंडीशन? के ए के सारे एलिमेंट्स उनके अंदर आ रहे हैं, वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट होंगे ए के लिए। चेतना, क्लियर हुआ इधर? Yes, sir. ठीक है। खुशी कहाँ है भाई? खुशी की आवाज ही नहीं आ रही है आज तो। सर चुपचाप बैठ क्लास सुन रही हूँ आज मैं। अच्छा, चलो। तो यूनिवर्सल सेट का ये मतलब है, आप यूनिवर्सल सेट की हम कंडीशन समझते हैं या डेफिनेशन समझते हैं। अगर मान लो आपके पास कुछ सेट्स हैं जो आप कंसिडर करके चल रहे हो, किसी गिवन सिचुएशन के लिए आप कुछ सेट्स कंसिडर करके चल रहे हो। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, if there are some sets under consideration for any given situation, then there happens to be a set, then एक सेट ऐसा होगा जो उन सबके लिए सुपर सेट, which is superset to all these sets. It is known as universal set. यही सेट हमारा यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। It is denoted by U. अगर हम कुछ सेट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो एक सेट ऐसा होगा जो उन सबके लिए सुपर सेट होगा, वही सेट उनका यूनिवर्सल सेट है। और ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं, एक ही सेट नहीं होगा, सॉरी। बट जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ए बी सी मैंने 3 सेट कंसिडर करे, तो मेरे को एक ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इनके लिए जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हो, यानी कि 1 2 3 4 आ रहा हो पहली बात तो। दोबारा इसके पास गया, बी के पास 2 7 8 है, 2 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, 7 8 लिख लिया। 3 4 5 6 सी के पास है, 3 4 ऑलरेडी लिख चुका हूं, 5 6 लिख लिया। यानी कि ये सेट इसके लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता है। इनफैक्ट कोई भी सेट इसके लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता है। एग्जाम्पल है ये, एक एग्जाम्पल है कि U1 होगा एक ये, और U2 मतलब के
ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद कुछ भी बन रहा हो, अब तो इससे फर्क नहीं पड़ता, और ज्यादा एलिमेंट्स है तो ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, 1 से लेकर 8 तक तो मिनिमम होने ही होने चाहिए। ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट है। पता नहीं कितने इसके लिए यूनिवर्सल सेट लिखे जा सकते हैं। मेन कंडीशन ये है कि यूनिवर्सल सेट, जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन है, यहाँ पे 3 सेट्स अंडर कंसिडरेशन थे, तो तीनों के लिए अगर सुपर सेट कोई भी लिख दें तो वो यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा इनका। ठीक बात जी। चलिए जी, यूनिवर्सल सेट को बाय द वे अगर हमें डिनोट करना होता है वेन डायग्राम की फॉर्म में, तो वैसे जनरली सारे सेट वेन डायग्राम में सर्कल से या ओवल शेप से रिप्रेजेंट होते हैं। जो सर्कुलर शेप हमने बनाई थी अभी, सारे के सारे सेट्स इसी तरीके से लिखे जाएंगे वेन डायग्राम में। तो बट यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से, रेक्टेंगुलर रीजन से डिनोट होता है। सर मतलब अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मतलब अभी बताता हूँ, देख वैसे तो सारे सेट ए बी सी डी जो भी आप सेट लिखना चाहते हो उसको आप हमेशा सर्कुलर से, सर्कल से दोगे, बट जब भी आप यूनिवर्सल सेट लिखना चाहते हो तो उसको यू से दोगे आप, और सब सेट यू के अंदर ही आएंगे। जो भी हम बात करेंगे यू के अंदर ही बात कर रहे हो। यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो जैसे ये एबीसी लिखे हुए हैं, मैं इसको आपको दिखाता हूँ रिप्रेजेंट करके। अगर वेन डायग्राम से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते भाई। ये देखो बीच में होता है सेट ए, क्योंकि ए का एक एलिमेंट बी के साथ भी शेयर कर रहा है और ए का एक एलिमेंट सी के साथ भी शेयर कर रहा है, तो ये अपना पोर्शन थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं। ये है बी, ये है सी, और ये है बाहर यूनिवर्सल सेट इनका। तो इस तरीके से जो हमने नीचे चीज लिखी हुई है उसको हम रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। जो नीचे लिखा हुआ है उसको अगर हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होता तो हम इस तरीके से दिखा सकते थे। ए सेट बीच में बन जाएगा, ए का कुछ एलिमेंट बी के साथ भी शेयर हो रहा है, ए का कुछ एलिमेंट सी के साथ भी शेयर हो रहा है, और बी और सी में कुछ शेयर नहीं हो रहा है। बी और सी बिल्कुल अलग अलग। ठीक है जी। बड़े आगे आलोक एंड चेतना। यस सर। चेतना लिख दिया बच्चा। यस चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए आप, ये है हमारी इंपॉर्टेंट वाली, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहला, यूनियन ऑफ टू सेट्स। या यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब होता है और, ए और बी। टू मत लिखिए, यूनियन ऑफ सेट्स ही लिखिए, ज्यादा करेक्ट वो। कितने भी सेट्स का यूनियन हो सकता है, दो का। यूनियन ऑफ सेट्स। तो अभी बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो दो के बारे में बताने वाला हूँ। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज A union B
the union of two sets A and B denoted as A union B is the set of all values is the set of all those elements, not all values, the set of all those elements which are either in A or in B, which are either in A or in B. यानी कि A यूनियन B का मतलब ये है, A यूनियन B वो सारे एलिमेंट्स लेगा, या तो X A को बिलोंग कर रहा हो या तो X B को बिलोंग कर रहा हो। मतलब अगर आपसे बोला गया X बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इस बात का मतलब ये होगा X या तो A को बिलोंग करता है या तो B को बिलोंग करता है। सर यहाँ पे बिलोंग करना किसको रेफर कर रहा है, मतलब कि बिलोंग्स टू मतलब? बिल्कुल, आ जाओ एक एग्जांपल से देख लेते हैं। बिलोंग्स टू मतलब कि इसके अंदर आ रहा है, या तो A के अंदर आएगा या तो B के अंदर आ रहा होगा। मान ले, ऐसे समझ इस बात को, A हमारा कोई सेट है 1 2 3 4 का, और B हमारा कोई सेट है 3 4 5 7 का। तो A यूनियन B जो लिखा जाएगा ना बच्चा, उसका मतलब होगा हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं जो A के अंदर भी है और जो B के अंदर भी है, सारे सब एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं जो A के अंदर भी है, या तो A में हो या तो B में हो। तो सबसे पहले तो A वाले लिख दिए मैंने 1 2 3 4। अब मैं B के पास गया, B के पास है 3 4 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। 5 7 यानी कि पूरा सेट A यूनियन B का बनेगा 1 2 3 4 5 7। इसका मतलब ये है 1 या तो A में होगा या तो B में होगा। देख ले, A में 2 या तो A में होगा या तो B में होगा, कोई से भी एक में तो होगा ही, दोनों में भी हो सकता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई से ना कोई से एक में तो होगा ही होगा, राइट। सिमिलरली 3 दोनों में, 4 दोनों में, 5 B में, 7 B में। बात समझ आई आलोक? A यूनियन B कैसे लिखना है? यस सर। एक और एग्जांपल करते हैं, चलो सॉल्व, तुम बताओगे इस बार मेरे को इसका आंसर। A है 1 2 3 4 5 और B है 2 3 4 5 6। A यूनियन B की वैल्यू क्या, A यूनियन B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए? A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जो या तो A में है या तो B में, टोटल एलिमेंट्स A और B के मिला के सब देने। आलोक बताएगा? अच्छा सर, सॉरी मेरा माइक बंद था, मैं बोल रहा अच्छा था। अच्छा, बता। 1 2 3 4 5 और 6। करेक्ट बात है क्या चेतना? ये क्या इसने करेक्ट बोला? चेतना ये चेक करके बता, इसने बोला 1 2 3 4 5 6, क्या ये करेक्ट है? यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे। नो सर। क्या होना चाहिए फिर आंसर? सर 2 3 4 5। 2 3 4 5। पिछले वाले सेट को देख, पिछले वाले सेट में हमने क्या लिखा था आंसर? A यूनियन B लिख रहे थे हम। यस A सर। यूनियन B लिखने का मतलब होता है कि जो A में भी है और जो B में भी है, मतलब कि A वाले भी सारे लेने हैं, B वाले भी सारे लेने हैं, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तूने सर सिर्फ कॉमन कॉमन वाले उठाए, यस सर, यस सर। कॉमन वाले। अभी अगले 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 वाला ऑपरेशन यही है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स उठाने होंगे दोनों के, बट ये वो नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि A के भी सारे लिख ले, तो सबसे पहले तो A में जो आ रहा है उसे लिख ले। अब B के पास जा, B के पास गए 2 3 4 5, ऑलरेडी लिख चुके हैं 2 3 4 5। B के पास नया क्या है 6, तो 6 भी लिख। तो यानी कि इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर कोई बात समझ आई? यस सर। पक्की बात है? यस सर। ठीक है। अब एक बार इसी चीज को ऐसे भी देखो, वेन डायग्राम की फॉर्म।
तो मान लो मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट होता और ए और बी ऐसे दिया गया, तो यूनियन का मतलब पता है क्या है? तो देखो, मैं जब भी अब वेन डायग्राम की बात करूंगा ना, तो मैं पोर्शन लिख देता हूं इसमें। पोर्शन का मतलब ये है स्मॉल ए वाला पोर्शन, ये है स्मॉल बी वाला पोर्शन, ये है स्मॉल सी, ये है स्मॉल डी। समझो जरा पहले मेरे साथ पोर्शन को। डी पोर्शन का मतलब ये है वो सारे एलिमेंट्स जो ना ए में है ना बी में है, बट यूनिवर्सल सेट के अंदर है। हो सकता है डी में कोई भी एलिमेंट ना हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट्स हो, हमें नहीं पता। बट डी पोर्शन वो सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो ना ए के अंदर है ना ही बी के अंदर है, बट यूनिवर्सल सेट के अंदर है। स्मॉल ए वो पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो एलिमेंट सिर्फ ए के अंदर है। स्मॉल बी वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए में भी है और बी में भी है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं। स्मॉल सी वो वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ बी में है। तो ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होगा? ए यूनियन बी बोले तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हो सकते हैं, जो बी में भी हो सकते हैं, या जो दोनों में भी हो सकते हैं। तो ए यूनियन बी स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी है। यस ए सर। यूनियन बी का मतलब है कि ए वाले भी सारे लो और बी वाले भी सारे लो। अब बी 2 बार रिपीट हो रहा है स्मॉल बी, तो स्मॉल बी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार लिखना है बटा में, 2 बार नहीं लिखना। सेट में 2 बार तो लिखते नहीं हम किसी चीज को, एक ही बार लिखते हैं। करेक्ट है क्या ये बात? समझ आई तुम्हें वेन डायग्राम से कैसे देखते हैं हम यूनियन? चेतना, यस सर। समझ आई बात? यस सर। ओके, आलोक क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। ठीक, लिख लो इसको सब। और आप देख भी सकते हैं दोनों एग्जांपल्स में हमने यही काम करा है, सारे के सारे एलिमेंट्स ए के लिए, सारे के सारे एलिमेंट्स बी के लिए, और जो एलिमेंट्स ए और बी में रिपीट हो रहे थे उनको बस एक ही बार लिखा, 2 बार नहीं लिखा, क्योंकि सेट में एलिमेंट तो रिपीट करते नहीं है। हाँ जी, कैन आई रब दिस? नोट कर चुके हैं दोनों लोग? यस सर। अब पढ़ते हैं दूसरा ऑपरेशन उनसे, विच इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, तो यूनियन को तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनियन का मतलब हुआ करता था और, या तो ये या तो ये। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज, उल्टा यू लिखते हैं भाई इसको। मतलब अगर ए और बी दोनों का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन of two sets A and B denoted as A intersection B is the set of all elements जो कि कॉमन है। A and B, A and B का मतलब A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, which are common to both।
which are common to both A and B, right? मतलब अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना चाहते हैं तो हम उन सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो A को भी बिलोंग करे और जो B को भी बिलोंग करे। पिछली बार यहाँ पे और लगा हुआ था, और का मतलब था या तो इसको बिलोंग कर जाए या इसको बिलोंग कर जाए, यानी कि इसके भी सारे एलिमेंट्स उठाओ, इसके भी सारे एलिमेंट्स उठाओ। इस बार सिर्फ वो एलिमेंट्स उठाओ जो दोनों में कॉमन, यानी कि अगर हमारा कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है दो सेट्स के, तो इसका मतलब ये होगा कि वो A को भी बिलोंग कर रहा है एंड वो B को भी बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने पीछे वाला सेट लिया था 1 2 3 4 5, और B को अगर मैं लिखूं 2 3 4 5 6, राइट? तो A इंटरसेक्शन B को हम कैसे लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B को हम लिखेंगे जो एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 3 4 5। क्या ये बात समझ आई तुम लोग? यस आलोक, सर वो मतलब कि दोनों के एलिमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे, दोनों के दोनों सारे एलिमेंट्स ले सकते नहीं, दोनों के एलिमेंट्स ले सारे नहीं लेंगे। लेने, कि जो कॉमन है वो लेने बस। ठीक है सर। तो देखो अब मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी आपको ये पोर्शन दिखाता हूं कौन से वाला है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो पोर्शन जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन पोर्शन यानी कि बी। यूनियन में सारा ले लेते, ए भी ले लेते बी भी ले लेते। इंटरसेक्शन में सिर्फ ये पोर्शन ले रहे हैं, वो पोर्शन उठा रहे हैं सिर्फ जो ए और बी दोनों में कॉमन है, यानी कि स्मॉल बी। बात आई समझ? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मान लो ए सेट दिया हुआ है आपको 2 to 4 एंड बी सेट आपको दिया गया है 3 to 5। और आपसे बोला गया ए इंटरसेक्शन बी बताइए। आप देखो भाई ये इंटरवल दिया हुआ है, ये सेट नहीं है बच्चा, ध्यान से देखो ये इंटरवल है, ये सेट नहीं है। इंटरवल में करली ब्रैकेट्स होते हैं, सॉरी सेट्स में करली ब्रैकेट होते हैं। इंटरवल में या तो बिग ब्रैकेट होगा या स्मॉल ब्रैकेट होगा हमेशा। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यूज बतानी है जो ए और बी दोनों में कॉमन आ रही है। अच्छा अब इसको कैसे करें जी? तो एक तरीका तो आप इसको ऐसे पहचान लो, भाई इसका मतलब है कि ये ऐसी वैल्यूज की बात कर रहा है जो 4 से छोटी हैं और 2 से बड़ी हैं। क्यों भाई, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बताओ जरा, चेतना डालो। यस सर, लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर b को मैं लिखता तो मैं ऐसे लिख सकता था x की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से बड़ी है पर 3 या 3 से बड़ी है पर 5 से छोटी। यस सर। 5 के बराबर भी नहीं है, और देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो मुझे ऐसे कॉमन वैल्यूज उठाने हैं जो दोनों में आ रहे हो, या तो आप इसको ऐसे ही देख लो अगर आपको समझ आता है तो। आलोक, इसका आंसर इंटीजर नहीं होगा बच्चा। x 2 से 4 के बीच में बहुत इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, सिर्फ 2 3 4 नहीं लेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही b 3 से 5 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। तो इसको आप क्या करो, नंबर लाइन पे बना लो, रियल नंबर लाइन जो हम बनाते थे। नंबर लाइन पे इसको देखो, कैसे देखें जी? देखिए ऐसे देखो, मान लिया कहीं पॉइंट है 2, कहीं है 4, बीच में आ रहा होगा 3, यहाँ पे आ रहा होगा 5। पहले वाला कह रहा है x की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये आंसर पॉसिबल है। कुछ भी 2 से 4 तक कुछ भी, रियल नंबर लाइन है। दूसरे वाला कह रहा है x की वैल्यू 3 से लेकर 5 तक कुछ भी पॉसिबल है, बस 5 के इक्वल नहीं होगी। जिसके इक्वल नहीं होती ना वैल्यू, उस पर हम ऐसे बना देते हैं ब्लैंक डॉट, यानी कि इसका कहना है कि 3 से 5 तक कुछ भी x की वैल्यू हो सकती है। हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन।
दोनों के हिसाब से बताओ जरा कॉमन पोर्शन कौन सा है। आपने दो एरिया शेड करे हुए, 3 to 4, करेक्ट। तो हम ये बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 3 to 4। 3 के भी बराबर हो सकता है, 4 के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि 4 इसके बीच में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। बट आंसर निकालना कैसे था, उसके लिए आप इस नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ चेतना? यस सर। ओके, आलोक? यस सर, क्लियर। ठीक है। तो जब इंटरवल दिया होगा तो आप, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप फंस जाओ, तो उस केस में आप नंबर लाइन पे बना के देख लो कि ये कह रहा है 2 से 4 तक कुछ भी शेड कर दो, 2 से 4 तक। वो कह रहा था 3 से 5 तक कुछ भी, 3 से 5 तक भी शेड कर दो। फिर देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3 से 4 तक कॉमन है, तो x की वैल्यू 3 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकती है, सिर्फ 3 और 4 नहीं। क्या ये बात समझ आई लोग? यस सर, समझ आ गया सर। चलो फिर इससे आगे की चीजें हम करते हैं अगली क्लास में। हमने ये अभी पढ़ लिया है ऑपरेशंस ऑन सेट, आप थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर सकते हो, थोड़ा सा रीड करके आना ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे, तो आपको अगली क्लास स्मूथ जाएगी, अच्छी जाएगी। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।